बहुत जल्दी मेरी एक किताब पब्लिश होने वाली है जिस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। पारिवारिक मुकदमों में पति के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शक। अब जैसा इस किताब का नाम है उसी से आप समझ जा रहे होंगे कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, आपको क्या जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो के माध्यम से ये जो मेरी किताब आने वाली है उसकी जो विषय सूची है उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस किताब में मैंने कौन कौन से टॉपिक को सम्मिलित किया है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए, हमारे इस किताब का जो अध्याय 1 है इसमें मैंने आपराधिक मामलों की आवश्यक जानकारियां दी हैं, जिसमें सबसे पहले आपको स्टेट केस के बारे में जानने को मिलेगा, यानी जब एफआईआर दर्ज होता है उसमें जो मुकदमा चलता है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। उसकी पूरी प्रक्रिया आपको देखने जानने को मिलेगी कि आप स्टेट केस में जब मुकदमा चलता है तो कौन कौन सी कार्यवाहियाँ होती हैं, कब कब क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने समझने को मिलेगी। फिर ऐसा ही कंप्लेंट केस यानी परिवाद में कब कब क्या होता है, क्या प्रक्रिया चलती है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति के निमित्त प्रार्थना पत्र, यानी मान लीजिए आपके ऊपर कंप्लेंट केस हुआ है और उस मुकदमे में 4 से 5 लोग अभियुक्त हैं और ऐसे में उसमें से कुछ लोग ऐसी हैं जो न्यायालय की तारीखों पे बार बार नहीं आ सकते हैं, तो किस प्रकार से वो न्यायालय की तारीखों पे आने से बार बार बच सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रार्थना पत्र देना होगा, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग और जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आपको आईपीसी की धारा 498 ए के केस में पुलिस पति को कब गिरफ्तार कर सकती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको न्यायालय द्वारा पति के विरुद्ध वारंट निकल जाए तो उसे कैसे निरस्त कराए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी मिलेगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। फिर आपको रेगुलर बेल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। 156(3) सीआरपीसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। परिवाद यानी कंप्लेंट केस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। धारा 340 सीआरपीसी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगी। किन प्रावधानों से पति 498 ए के केस से जल्दी छुटकारा पा सकता है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय कब जाना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद सबूत भार के संबंध में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हमारा अध्याय 2 स्टार्ट होता है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में हमने जानकारी दी है। इसमें आपको धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के बाद में न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया जानने को मिलेगी कि कब कब धारा 9 के मुकदमे में क्या होता है, क्या प्रक्रिया चलती है, क्या कार्यवाही होती है, वो आपको समझने को मिलेगी, जिसमें एक पक्षी कार्यवाही के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको धारा 9 के बाद के फ़ायदे मिल जाएंगे जानने को। उसके बाद धारा 9 के बाद में पति के लिए ध्यान देने योग्य बातें आपको मिलेगी कि पति को धारा 9 के मुकदमे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद धारा 9 के आदेश और डिक्री के विरुद्ध अपील कैसे करनी है, कब कब तक की जा सकती है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर धारा 9 के आधार पर विवाह विच्छेद किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपको धारा 9 के आधार पर भरण पोषण से बचाव कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम वाद पत्र का आपको प्रारूप मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी ड्राफ्टिंग आसानी से कर पाएँ। जवाबदेही अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रारूप आपको मिल जाएगा, यानी WS जो दिया जाता है, रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। फिर आपको धारा 10 न्यायिक पृथक्करण के बाद में न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया जानने को मिल जाएगी। फिर आपको धारा 10 के आदेश और डिक्री के विरुद्ध अपील जो होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर आपको धारा 10 न्यायिक पृथक्करण के आधार पर विवाह विच्छेद किस प्रकार से कराना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और फिर आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रारूप यानी उसकी ड्राफ्टिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपनी ड्राफ्टिंग भी कर सकें आसानी से। उसके बाद आपको याचिका अंतर्गत 10 हिंदू विवाह अधिनियम पर प्रतिवादी द्वारा जवाबदेही का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको धारा 11 शून्य विवाह के बाद में न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया जानने को मिल जाएगी।
उसके बाद आपको धारा 11 के आदेशों और डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको धारा 11 के आदेशों और डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रारूप देखने को यानी उसकी ड्राफ्टिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको याचिका अंतर्गत धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम पर प्रतिवादी द्वारा जवाबदेही यानी WS रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जानकारी और उसका प्रारूप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको धारा 12 शून्यकर्णी विवाह में के बाद में न्यायालय की प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको धारा 12 के आदेशों और डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको याचिका अंतर्गत धारा 12 हिंदू विवाह अधिनियम पर प्रतिवादी द्वारा जवाबदेही का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको धारा 13 जिसमें विवाह विच्छेद के बाद में न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी कि डाइवोर्स के मुकदमे में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कब कब क्या होता है, एक पक्षी कार्यवाही कब होती है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको 23वां नंबर पर देखिए, इन 3 आधारों पे पति को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो जाती है तो उसे पत्नी को भरण पोषण नहीं देना होगा। तो ऐसे कौन कौन से 3 आधार हैं जिन पे पति डाइवोर्स लेगा तो उसे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप से समझने को मिल जाएगी। उसके बाद विवाह विच्छेद का मुकदमा लगाते समय पति के लिए ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब डाइवोर्स का मुकदमा लगाना हो तो पति को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ आपको समझने को विस्तृत रूप से मिल जाएगी। उसके बाद आपको धारा 13 के आदेश और डिक्री के विरुद्ध अपील के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम विवाह विच्छेद के बाद पत्र का प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी, जिससे कि आप भी अपनी ड्राफ्टिंग कर पाएँ, क्या क्या बारीकियां होती हैं सब कुछ समझ पाएँ, जिससे आप अपनी ड्राफ्टिंग खुद और अच्छे से बना सके, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद विवाह विच्छेद के याचिका का जवाबदेही का प्रारूप यानी WS आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में मिल जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये क्या होता है, कब किया जा सकता है। उसके बाद आपको धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम की प्रक्रिया जानने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र के बारे में जो जानकारी है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया जाने वाला आपत्ति का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के डिक्री के विरुद्ध अपील किस प्रकार की जा सकती या नहीं की जा सकती, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के बाद दूसरा विवाह कब कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका जो होती है उसका प्रारूप देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना ड्राफ्टिंग खुद कर सकें। उसके बाद हमारा तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है, जिसमें 125 CRPC जिसमें मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का प्रावधान किया गया है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। इसमें सबसे पहले आपको धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के मुकदमे में न्यायालय की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि मेंटेनेंस के केस में किस प्रकार से न्यायालय की प्रक्रिया चलती है, क्या क्या कार्यवाहियां होती हैं, एक पक्षी कार्यवाही कब होती है, कब कब आपको क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें समझने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। उसके बाद आपको धारा 125 CRPC के अंतर्गत आपत्ति का प्रारूप यानी जो ऑब्जेक्शन दिया जाता है उसका प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद पति भरण पोषण देने से कैसे बच सकता है ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो शपथ पत्र है रजनीश बनाम नेहा उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उसकी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। अंतरिम भरण पोषण की कार्यवाही की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मिलेगा आपको जानकारी। जो अंतरिम भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, कब उसे अलाउ या डिसमिस किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
उसके बाद आपको अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र का प्रारूप मिल जाएगा। उसके बाद आपको अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र पर आपत्ति का प्रारूप मिल जाएगा, जिससे कि आपकी पत्नी ने अगर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो आपको उसका ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है, वो जानने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक पक्षी कार्यवाही के आदेश को निरस्त कराने के लिए दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र का प्रारूप मिल जाएगा, यानी मेंटेनेंस अगर ऑर्डर हो गया है तो रिकॉल एप्लीकेशन जो दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आपको धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हुए भरण पोषण के आदेश को परावर्तित या बंद कराने के लिए दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र का प्रारूप, यानी अगर आपके विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश हो गया है, कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में आदेश कर दिया है, तो आप उस मेंटेनेंस को पुनः किस प्रकार से बंद करा सकती हैं या कम करा सकती हैं, या पत्नी है तो उसे कैसे ज़्यादा करा सकती है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रार्थना पत्र है, उसकी जो जानकारी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद धारा 128 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बकाया भरण पोषण को वसूल करने के लिए दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र का आपको प्रारूप मिल जाएगा, यानी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद हमारा अध्याय 4 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें घरेलू हिंसा के तहत मुकदमे की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी, यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जब पत्नी प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाती है या संरक्षण अधिकारी को प्रार्थना पत्र देती है, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया चलती है जजमेंट आने तक, वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद घरेलू हिंसा के मुकदमे में मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कब कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद प्रार्थना पत्र का प्रारूप आपको यहां मिल जाएगा, और फिर आपको जवाबदेही का भी प्रारूप यानी ऑब्जेक्शन जो दिया जाता है उसकी ड्राफ्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद अब देखिए हमारा अध्याय 5 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको मुस्लिम तलाक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब मुस्लिम विधि में तलाक किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तलाक विद्दत, तलाक सुन्नत और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद मुस्लिम तलाक व मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा अध्याय 6 स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ अन्य प्रारूप बताए गए हैं, जिसमें RTI का प्रारूप और FIR दर्ज कराने के लिए थाने में दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा अध्याय 7 है, जिसमें आपको आपके सवाल मेरे जवाब बनाया गया है, जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनका मैंने जवाब दिया है। तो ये हमारी किताब की विषय सूची है, और इतनी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपनी किताब के वॉल्यूम 1 में सम्मिलित किया है, और इस किताब के आ जाने के बाद वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो वॉल्यूम 1 में इतनी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। तो अगर आप अब इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो इस किताब का मूल्य जो है वो जो लोग प्री बुकिंग करा लेंगे उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। यानी अगर आप अभी किताब को प्री बुक करा लेते हैं तो आपको ये किताब 400 रुपये में दी जाएगी, और ये किताब प्री बुक कराने के लिए आपको 150 रुपये पहले पे करने पड़ेंगे, और ये किताब इस महीने के लास्ट तक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप प्री बुक कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करिए कि मुझे ये किताब चाहिए और मैं प्री बुक कराना चाहता हूँ। उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से प्री बुक कराना है। तो आशा कर रहा हूँ कि इस किताब में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस किताब को ख़रीद के जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरा भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।